वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। बहुत बार मुझसे ये पूछा जाता है, सर एनालिसिस किसे बोलते हैं। एंड जनरली जो मैं देखता हूँ, जिस तरह से लोग एनालाइज करते हैं, जिस तरह से रिसर्च करते हैं, वो बेसिकली एक किसी सेटअप को यहाँ पे लगा के फिर उसके बाद चार्ट्स को उस सेटअप के साथ मैच करके कि उसमें वो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में वो सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा, इस तरह से वो उसको रिसर्च करते हैं। ये रिसर्च का प्रोसेस नहीं होता। ये एक फिल्ट्रेशन है जो आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी से जो स्क्रिप्ट मैच कर रही है आप उसे सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी सारी स्क्रिप्ट्स को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। जो प्रॉपर रिसर्च होती है एक ट्रेड लेने से पहले या एक ट्रेड लेते समय या फिर एक ट्रेड लेने के बाद, उसका प्रोसेस बहुत अलग है। और इस प्रोसेस में राइटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप चीज़ों को लिख नहीं सकते, जो आप सोच रहे हैं, जो आप एनालाइज कर रहे हैं, अगर आप उन्हें लिख नहीं सकते हैं तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ये चीज़ मेरे मेंटर ने मुझे बार बार रीइंफोर्स करी थी। टू बिकम अ गुड ट्रेडर यू नीड टू बिकम अ गुड राइटर। और इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए। मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं हमारे पास सेकंड्स का समय होता है कोई डिसीजन लेने के लिए। उन सेकंड्स के समय में आप अगर सही डिसीजन लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो आपको लॉस होगा। अब आप कोई भी चार्ट किसी भी तरह से आप इसको एनालाइज करिए। अभी हमारे पास समय है, हमारे पास 1 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं। इन 3-4 घंटों में अगर जो हमारे माइंड में चल रहा है, जो हमारा एनालिसिस हमारे माइंड में चल रहा है, अगर हम इन 3-4 घंटों में उसको हम नहीं लिख सकते तो हम विद इन सेकेंड्स उन सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करके डिसीजन कैसे लेंगे। अगर जब आपके पास समय है तब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आप सोच क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, तो लाइव मार्केट में जब सेकंड्स में आपको डिसीजन लेना होगा तो आप वो चीज़ कैसे करेंगे। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो एनालिसिस अगर आपको सही करनी है, अगर आपको रिसर्च सही करनी है, तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो आपकी एनालिसिस है उसको आपको पेपर पे एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इसी से आपको क्लैरिटी मिलेगी और उसी क्लैरिटी से जो वो स्प्लिट सेकेंड डिसीजन होता है बाय सेल करने का, वो आप ले पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से इस प्रोसेस को किया जाता है। मैं एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर हम इस चार्ट को यहाँ पे देखें, राइट, ये जो राइटिंग का प्रोसेस है ये आपको पेन और पेपर, मतलब आपको फिजिकली इसको लिखना है, ये आपको टाइप नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको टाइप करके बताऊंगा, एक ओवरव्यू बताऊंगा, लेकिन जब आप प्रोसेस करेंगे तो आपको ये लिखना है। राइट, टाइप करने से कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं, वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा जो लिखने से आएगा। सो यहाँ पर आप जैसे इस चार्ट को हम देख रहे हैं, अब यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं किसी भी रिसर्च प्रोसेस के। ओके, फर्स्ट फेज जो होगा दैट इज प्री मार्केट, सेकेंड फेज ड्यूरिंग मार्केट, इसको लाइव मार्केट बोल सकते हैं, एंड थर्ड फेज इज पोस्ट मार्केट। इन तीनों फेजेस में रिसर्च का जो कंपोनेंट है वो एक्टिव रहता है। प्री मार्केट में हम किस तरह से रिसर्च करते हैं, प्री मार्केट में हम कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है, डिपेंडिंग आप किस तरह से ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जिस भी स्ट्रैटेजी पे या जिस भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। सो
प्री मार्केट में अब अगर इस चार्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत अग्रेसिव सेलिंग हुई है और सेलिंग के बाद एक बायर्स का होल्ड है, राइट, इस पूरे एरिया में। नाउ ये जो होल्ड है, ये सॉर्ट ऑफ अ रेंज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, राइट। अब मुझे इस मार्केट में ट्रेडिंग करनी है आज, लेट्स से मुझे 7 मई को इस मार्केट में ट्रेड करना है, ओके। और मैं इस पूरे एरिया को यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये सेलिंग ऑब्जर्व करी, उसके बाद मैंने बायर्स का एक सॉर्ट ऑफ अ रेंज बेस्ड मार्केट ऑब्जर्व किया। मेरे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मुझे समझ में आते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेलिंग हुई है, सेलिंग क्रिएटेड शॉक। लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे करना क्या है। बहुत सारे लोग सेल करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मार्केट नीचे जा क्यों नहीं रहा। ये जो शॉक क्रिएट हुआ है मार्केट में, ये इस सेल की वजह से क्रिएट हुआ है। सो इस फेज में लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या करें, क्योंकि बायर्स ने भी होल्ड किया है मार्केट को और सेलर्स यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पा रहे। देन मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्शन आया है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज लाइक एक रेंज यहाँ पे फॉर्म हुई है, और इस रेंज की वजह से जो मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्शन आया है, उसका जो दूसरा पार्ट है, दैट इज द एक्सपेंशन, वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो एक्सपेंशन आता है, जो एक नेचुरल प्रिंसिपल है, हमें ये पता है कि एक्सपेंशन इज एक्सपेक्टेड। किस डायरेक्शन में है वो हमें नहीं पता, और वो हमें पता करना भी नहीं है। हमें इतना पता है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन में वो चीज़ रिजल्ट करेगी करेगी। ये चीज़ हम समझ के चल रहे हैं। अब जब लाइव मार्केट चालू होता है, तो यहां पे हम देखते हैं कि गैप अप ओपनिंग होती है लाइव मार्केट में, ओके। गैप अप ओपनिंग, यहां पे जो हमने एक्सपेंशन इज एक्सपेक्टेड, इस चीज को हमने नोट किया था, वो एक्सपेंशन यहां पे इस गैप अप ओपनिंग की वजह से मार्केट में प्ले आउट हो गया, राइट। यहां पे जैसे ही ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ, जो एक्सपेंशन इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आना था बाजार में, वो एक्सपेंशन यहां पे आ गया। अब एक्सपेंशन आने के बाद मार्केट में यहां पे कोई रिएक्शन नहीं है सेलर्स का, यहां पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, no reaction from sellers, but there is reaction of buyers. बायर्स का रिएक्शन किस तरह से है यहाँ पे,
जो सेलिंग हो रही है उसमें उसी के अंदर बायर्स का रिएक्शन है ना। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस एरिया से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी। अगर हम इस सेलिंग को कंपेयर करेंगे तो सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये सेलिंग है, बहुत अग्रेसिव सेलिंग है ये। और इसी एरिया से दोबारा सेलिंग हो रही है, लेकिन ये एक्चुअली में जो रिएक्शन है ये तो बायर्स का रिएक्शन यहाँ पे विजिबल है। बिकॉज आप देखिए लोअर विक फर्स्ट, सेकेंड लोअर विक, थर्ड लोअर विक। लोअर विक का मतलब क्या होता है? लोअर विक इज रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस। देखिए यहां पे मैं लोअर विक को डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल रही है। मुझे मालूम है कि लोअर विक इज रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस, लेकिन मैं उसको लिख रहा हूं, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं, तो मेरा माइंड थोड़ा सा चलना चालू हो रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। और ये जो चीज हो रही है दिस इज हैपनिंग इन, ये हमारा यहाँ पे हो रही है लाइव मार्केट में। जिसको हम लाइव मार्केट में, अगर हम इसको लाइव मार्केट में लिखेंगे तो उस पॉइंट पर री आएगा। अभी देखिए मैंने इसको यहाँ नीचे लिखा है, इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग है। अगर इसको मैं लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट के सेकंड फेज में अगर मैं इसी चीज को लिखूं तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। अब लाइव मार्केट में क्या हो रहा है? गैप अप ओपनिंग, जो एक्सपेंशन हमने एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पूरी होती है। नो रिएक्शन फ्रॉम सेलर्स बट देर इज अ रिएक्शन फ्रॉम बायर्स। लोअर विक मीन्स रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस, जो यहाँ पे हो रहा है। सो इवन दो ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे आप सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस राइटिंग की वजह से आपको यहां पे, इस राइटिंग की वजह से आपको यहां पे एक अलग पिक्चर समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली यहां पे हो क्या रहा है। अब अगर हम इस सिनेरियो को यहां पे देखें तो मार्केट में ऑलरेडी एक एक्सपेंशन आ चुका है एक, उसके बाद सेलर्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बट सेलर्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर्स यहां पे नहीं है, राइट? सेलर्स यहां पर हैं लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बाइंग प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां से इतना समझ में आ रहा है कि आज सेलिंग तो नहीं होगी इस मार्केट में, राइट? आज अगर हम इन सब साइंस को देख के इसमें हम ये सोचें कि हमको सेल करना है तो वो चीज़ तो होता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अगर होती भी है तो इस लेवल पे आने के बाद, यानी कि 14-12 पे आने के बाद कुछ ना कुछ बाइंग रिएक्शन होगा, मार्केट फिर से रेंज बाउंड होगा और टाइम फिनिश हो जाएगा, राइट? तो क्या यहाँ पे सेल करना, मान लीजिए चलिए 14-19 या 14-20 के पास आप इसको सेल करते हैं और आपको यहाँ पे 14-12 तक का प्रॉफिट हो भी जाता है। इसको कंपेयर करिए आप 14-19 से 1384। सो 14-19 टू 1384 का एक बाइंग प्रॉफिट है और दूसरा प्रॉफिट है 14-19 से 14-12 के आसपास। सो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। ये बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेल्स परफॉर्म उतना अच्छा नहीं करेंगे और सेलिंग होगी भी नहीं मार्केट में, राइट? ये एक्चुअल एनालिसिस जो है फ्राइडे की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि हमें सेलिंग नहीं करनी है इस मार्केट में, राइट। अब पोस्ट ट्रेड एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट ट्रेड एनालिसिस यानी कि पोस्ट मार्केट में आपको क्या करना है। पोस्ट मार्केट में आज जो हमने व्यू पॉइंट मार्केट में रखा था, जो आज की हमारी जो एनालिसिस थी, उस एनालिसिस का कोई रिलेशन पोस्ट एनालिसिस से नहीं है। पोस्ट एनालिसिस अगर आपने कोई पोजीशन ली है यहाँ पे, मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर सेल किया होता, यहाँ पे अगर आपने सेल किया होता और आप यहाँ पे एग्जिट करते, तो आप पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप एनालाइज कर सकते थे कि यहाँ पे सेल मैंने क्यों किया, क्या ये डिसीजन लेना सही था या नहीं था। बट ये चीज़ हमने लाइव मार्केट में ही एनालाइज कर ली थी। जो बिगिनर्स होते हैं वो नहीं कर पाते, उनको मार्केट के बाद ये चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल सही है। धीरे धीरे आपकी जब एक्यूरेसी बढ़ती है तो फिर आप इन चीज़ों को लाइव मार्केट में देखने लगते हैं। देखिए, पोस्ट एक बारी ट्रेड आपका ये फिनिश हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपका ये ट्रेड फिनिश हो गया। अब जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको इसको बिल्कुल फ्रेश वे में एनालाइज करना है। मतलब मान लीजिए इसमें हमको फिर से अगर ट्रेड लेना है तो हम इसको बिल्कुल एक फ्रेश तरीके से, जो हमारा प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए हम इसको एनालाइज करेंगे कि अब हमें इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या हो सकता है। हमारा कोई भी बायस, मतलब आज अगर मैं इसमें सेलिंग सोच रहा हूँ तो वो बायस मार्केट ओवर होने के बाद नहीं रहेगा। वो आज का एनालिसिस था, आज मार्केट ओवर हो गया और वो बायस जो है वो वहीं पे फिनिश हो गया। नाउ जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके लिए दोबारा से फ्रेश एनालिसिस करनी होगी। हर एक पैरामीटर को चेक करके आपको देखना होगा कि आप इस स्टॉक में कौन सी, किस तरह से आप पोजीशन बनाना चाहते हैं। हो सकता है फ्रेश एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो आपकी लिस्ट में ये स्टॉक आई ना, एंड दैट इज टोटली फाइन। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रेड ओवर होने के बाद आपका बायस खत्म हो जाना चाहिए। मैं कल सोच रहा था बाय करने का, मूवमेंट नहीं आई, आज हो सकता है मूवमेंट आ जाए, आज मैं सेल करने के बारे में सोचूंगा। अगर आप दोबारा से फ्रेश एनालिसिस कर रहे हैं और आज भी आपका जो ओपिनियन है फ्रेश एनालिसिस के बाद आपको सेल के लिए बोल रहा है, आपको दिखा रहा है कि यहाँ सेल हो सकता है, तो आप सेल करने का आप डिसीजन वहाँ पे ले सकते हैं। इस बेसिस पे नहीं कि मैंने परसों एनालिसिस करी थी तो कल मूवमेंट नहीं हुई तो आज तो हो ही जाएगी। ये बिल्कुल ही गलत है, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत ब्रीफली ये बताया कि किस तरह से एनालाइज किया जाता है। इसको आपको एक्सपैंड करना है पेपर के ऊपर। जितना ज़्यादा आप अपने एनालिसिस को, जो भी आप कर रहे हैं, प्री मार्केट, लाइव मार्केट एंड पोस्ट मार्केट, आप जितना ज़्यादा लिख पाएंगे, जितना ज़्यादा उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी, राइट। पोस्ट मार्केट में अगर हमने पोजीशन ली होती, सो आप यहाँ पे फैक्टर्स लिखिए। फैक्टर्स विच लेड मी टू सेल। क्यों आपने सेल किया यहाँ पे, उसके पीछे का क्या रीजन है, वो रीजन लिखना जरूरी है। देखिए, पेपर ट्रेडिंग में इन सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और पेपर ट्रेडिंग एक इतना अच्छा टूल है हमारे पास इस मार्केट के अंदर, जो किसी और बिजनेस में अवेलेबल नहीं है। पेपर ट्रेडिंग से आपको ये समझ में आ जाता है कि आप गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हैं और उन गलतियों को किस तरह से सुधारा जा सकता है। और यहाँ पे आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अपनी गलतियों को समझने के लिए। आप किसी भी दूसरे बिजनेस में जाइए, वहाँ पे आपको एक बड़े लॉस के बाद अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी। वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग जैसा कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। आप
फ्री में अपनी गलतियां सीख सकते हैं कि आपने कहाँ गलती करी, और उसको फिर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक पोजीशन लाइव मार्केट में ली है और उसमें आपको 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, और वो 10,000 रुपये के नुकसान के बाद आपको समझ में आया कि आपने गलत स्टॉक सेलेक्ट किया है। यही चीज़ अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करते और पेपर पे ट्रेड करते तो आपको फ्री में समझ में आ जाती। लेकिन लोग पेपर ट्रेडिंग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बोरिंग है। ऐसा मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर पेपर ट्रेडिंग तो बहुत बोरिंग है। देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये नेचुरल लॉ है। आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एंटरटेन कर रही है वो आपसे पैसा लेके जाएगी ही जाएगी, और स्टॉक मार्केट आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं है। अगर आप बैठे बैठे कहीं बोर हो रहे हैं और आप सोचते हैं कि हम माइंड फ्रेश करने के लिए एक गाड़ी में चक्कर एक थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, तो आप गाड़ी में जब घूमने जाते हैं तो आपका पेट्रोल वहाँ पे पेट्रोल आपका जा रहा है, पेट्रोल का एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, और उससे रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है कि आपका माइंड फ्रेश हो रहा है, आप एंटरटेन हो रहे हैं, राइट। तो आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि कोई भी चीज़ आपको अगर एंटरटेन कर रही है तो वो कहीं ना कहीं आपसे पैसे भी मांग रही है, और जो चीज़ें आपको बोरिंग लग रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको पैसे देकर ही जाएंगी। बैठकर एनालाइज करना, पेपर ट्रेड करना, रिसर्च करना, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। लेकिन ये आपको, मान लीजिए पैसे नहीं दे रहा लेकिन आपके पैसे बचा तो रहा है। पेपर ट्रेडिंग में मान लीजिए आपको पैसे नहीं मिल रहे लेकिन आपके पैसे जा भी नहीं रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को समझिए, स्टॉक मार्केट जो है वो एक एंटरटेन आपको करने के लिए नहीं है। अगर मुझे कोई ये बोलेगा कि मैं आपको 1 लाख रुपए का फ़ायदा दे रहा हूँ, आपको बैठ के बोर होना है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए नहीं आए हैं। 90% ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए आए हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आए हैं। बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमें तो एडिक्शन हो गया, मतलब हमें लॉस होता जा रहा है लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे मार्केट को। तो अगर आपको लॉस हो रहा है और आप छोड़ नहीं पा रहे हो तो आप तो सिर्फ एंटरटेन करने के, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे आए हो, आप पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना आए हो। अगर आप पैसा कमाने के लिए आते तो जहाँ पे आपको लॉस हुआ आप वहाँ पे छोड़ के दूसरा कोई काम चालू कर लेते, लेकिन आप एडिक्ट हो चुके हो। एंटरटेनिंग जो चीज़ें होती हैं उनसे हम एडिक्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा बैठ के सोचिए कि आप अपना बिहेवियर देखिए कि आपने पिछले 1 साल में या पिछले 6 महीने में मार्केट को किस तरह से आपने मार्केट के साथ बिहेव किया है। क्या आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं या आप सही में यहाँ पैसा कमाने आए हैं? अगर सही में पैसा कमाने आए हैं तो रिसर्च, पेपर ट्रेडिंग, ये आपका कोर होना चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने उसका जो कोर्स है उसने मुझसे ट्रेनिंग ली थी, एंड उसको ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं उसका कोर्स फिनिश हुए हुए। कोर्स के बाद जब मैंने उसके पेपर ट्रेडिंग के रिजल्ट्स देखे तो मैंने उसको अलाउ किया कि आप ट्रेड कर सकते हैं विथ योर ओन मनी। लेकिन उसने मुझे एक चीज़ बोली, सर कि मैं मार्केट के हर सिनारियो को पहले समझना चाहता हूँ और उससे कैसे डील करना है मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ, सो मैं और पेपर ट्रेडिंग करूँगा। और उसने लाइव ट्रेडिंग करना चालू नहीं किया, वो पेपर ट्रेडिंग ही करता गया। अभी 1 महीने पहले उसने मुझे फ़ोन करके बोला, सर कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% सिनारियोज को मैं समझ सकता हूँ। मेरी जो गलतियाँ हैं, अगर वॉलेटाइल मार्केट है तो मैं मेरे इमोशंस किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसने उस चीज़ को भी नोट डाउन किया कि एक वॉलेटाइल मार्केट में उसके इमोशंस उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जो चार्ट्स में वो डिसीजन ले रहा है वो उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं।
और उसने एक पूरा सिस्टम बना लिया कि मुझे इस तरह से इस इमोशनल स्टेट में, इस फिजिकल स्टेट में और इस मेंटल स्टेट में मुझे रहना है जब मार्केट इस तरह से बिहेव करे। उसने इतना डीप जाकर उसने पेपर ट्रेडिंग को समझा। पेपर ट्रेडिंग आपको, अगर आप डीपली करें, थोड़ा सा ये एंटरटेनमेंट और ये जो बोरिंग पार्ट है इसको भूल के अगर आप थोड़ा सा डीपली करें तो आपको इतने ज़्यादा इंसाइट्स इसमें मिलेंगे, या आप मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आप अभी कहाँ पर हैं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ पर है। पेपर ट्रेडिंग रेगुलरली करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे होगी। नाउ मेरे मेंटर ने मुझे पेपर ट्रेडिंग तो नहीं करवाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक दूसरे तरह से ट्रेन किया था। वो भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसेस है, बट वो प्रोसेस हर कोई कर नहीं सकता और हर कोई ऑफ़र भी नहीं कर सकता। तो उनका प्रोसेस ये था कि वो गिल्ट को बहुत अच्छे तरह से यूज़ करना जानते थे कि गिल्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। तो वो मुझे बोलते थे कि आप एनालिसिस करके लाओ और जो एनालिसिस आप करोगे उससे मैं ट्रेड लूँगा। तो मैंने 2-3 बार एनालिसिस करी तो वो एनालिसिस गलत थी और उन्होंने वो ट्रेड लिया, उनको वहाँ नुकसान हो गया। अब उनको नुकसान हुआ तो मुझे गिल्टी फील होने लगा कि मेरी वजह से नुकसान हो रहा है। तो मैं और ज़्यादा समय देने लगे एनालिसिस को और प्रैक्टिस करने लग गया मैं, और इस तरह से मैं इम्प्रूव हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं गलती करूंगा तो सामने उनको नुकसान होगा और वो नुकसान मेरी वजह से होगा। उन्होंने कभी मुझे ये बोला नहीं कि तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हुआ, कुछ नहीं। जो भी ट्रेड में उनको बताता वो ट्रेड लेते, सामने मेरे सामने PNL ला के वो रख देते कि ये ट्रेड मैंने लिया और दिस इज द PNL। और फिर वो मुझे बोलते कल के लिए फिर से आप ट्रेड सिलेक्ट करके लाओ। सो ये उनका प्रोसेस था। गिल्ट को एक तरह से वो यूज़ करना अच्छे से जानते थे और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर थे वो। बट सेम जो रिजल्ट्स हैं आप पेपर ट्रेडिंग से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। पेपर ट्रेडिंग एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। नाउ गाइज हम लोग थोड़ा सा डिरेल हो गए, बट ऑल राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इस पूरे ट्रेड में जो डिसीजन पॉइंट था वो ये था कि आज इसमें सेल्स जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। और ये जो डिसीजन पॉइंट है ये हमने रिसर्च के बेसिस पे लिया कि हमने कल क्या रिसर्च करी थी और उसके बाद उसका जो रिजल्ट हमें आज दिख रहा है लाइव मार्केट में वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया। नाउ यहाँ पे अगर मार्केट में एक्सपेंशन नहीं आता, मतलब ये जो एक गैप अप मूवमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज एक्सपेंशन, कि ये इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे एक एक्सपेंशन हुआ है, तो ये चीज़ आनी थी और ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अगर ये इस तरह से गैप अप मूवमेंट नहीं होता तो यहाँ पे इस तरह से कोई मूवमेंट होता। अगर इस तरह से कोई मूवमेंट होता तो फिर हम यहाँ पे ये बोल सकते थे कि ये जो ट्रेड है, यहाँ पे जो ये सेल्स हैं, इन्हें लिया जा सकता है। क्यों? बिकॉज एक्सपेंशन अभी मार्केट में नहीं आया, और अगर इस लेवल के पास मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंशन है वो अग्रेसिव सेल्स के रूप में आएगा, बट वो एक्सपेंशन ऑलरेडी यहाँ पे पूरा हो गया है। ओके, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि जब एक तरह से गैप अप मूवमेंट होती है मार्केट में तो इसे हमेशा हमें गैप नहीं समझना चाहिए, इसे हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर है, हमें इस तरह से इसको समझना चाहिए, तो उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। मैं आप लोगों को हाँ ये चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अब हमको गैप दिख रहा है, तो इस गैप की जगह आप इसको एक ग्रीन कैंडल समझिए यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आप दोबारा इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल है, और फिर उसके बाद यहाँ पे विक्स हैं। तो
आपको लगता है कि सेलिंग यहाँ पर होगी, राइट? चांसेस बहुत कम है। वैसे ही अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं होती, अगर इस तरह से मार्केट मूव करता, तो यहाँ ग्रीन कैंडल नहीं है, एक चॉपी वे में मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, एंड लेट्स से यहाँ पे ये विक्स भी फॉर्म हो रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से हो, फिर भी यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट में एक एक्सपेंशन के साथ सेल मूवमेंट आए। सो यहाँ पे पहले वाले केस में अगर हम 30% श्योर थे कि सेलिंग होगी, तो यहाँ पे हम एटलीस्ट 50% श्योर हो सकते हैं। इस तरह से एक ट्रेड को स्टडी किया जाता है, और यहाँ पे मैंने आपको बहुत कम लिख के बताया है, लेकिन आपको एक आइडिया मैंने यहाँ पे दे दिया है कि किस तरह से आपको अपनी एनालिसिस को लिखना है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइज, एंड आई होप कि आप लोग सब सेफ हैं, एंड प्लीज़ जहाँ पे भी आप बाहर जाएं मार्केट में या किसी भी दूसरी प्लेस पे, प्लीज़ मास्क पहन के जाएं। मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि कुछ शहरों में ऐसा है, सुपरमार्केट्स वगैरह को बंद नहीं किया हुआ है, किराने की जो दुकानें हैं वो भी चालू हैं, फल सब्जी की दुकान भी चालू हैं। सो लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे जा रहे हैं वहाँ पे सामान लेने के लिए, राइट? उनको ऐसा लग रहा है कि दुकान तो खुली है, तो हम जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी हम सामान ले लेंगे। तो ऐसा मत करिए। आप एक बार निकले हैं तो आप रिस्क लेके निकलें। आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप रिस्क लेके निकल रहे हैं, तो एटलीस्ट आप थोड़ा 10 दिन का या 12 दिन का सामान आप लेकर आ जाइए कि आपको बार बार बाहर नहीं जाना हो। तो इस तरह से इन चीज़ों को समझिए। दुकानें इसलिए खोली गई हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, तो उसमें आपको अपना भी ध्यान रखना है कि आप रोज़ बाहर ना जाएं ये सोच के कि दुकान तो खुली हुई है। एक बार जाएं और अपने नेसेसिटी के हिसाब से आप 10 दिन का 15 दिन का सामान लेके आएँ ताकि आपको बार बार बाहर नहीं जाना हो। एंड गाइज आई नो आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप वीडियो अपलोड करिए। एक्चुअली अभी हमारे पास इतना काम बढ़ गया है, मेरा कोई स्टाफ भी नहीं है, सब छुट्टी पर हैं। सो काम काफ़ी यहाँ पे मेरे ऊपर है अभी। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ, बट अभी वो कोशिश सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है। जैसे थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना चालू करूँगा। थैंक यू वेरी मच।